हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि क्लास 12th का बायोलॉजी हम लोग चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन हेल्थ। इसमें हम लोग को क्या पढ़ रहे थे? जनन सुवस्थाएं के बारे में देख रहे थे। जनन सुवस्थाएं क्या है, जनन सुवस्थाएं किसे कहते हैं, जिसमें बहुत सारे हम टॉपिक के बारे में बात कर लिए थे। जनन सुवस्थाएं क्या होता है, जनन विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, जनसंख्या को कैसे कम किया जा सकता है, जनसंख्या अधिक रहने से क्या क्या घाटा हो सकता है, क्या फायदा है ना, जनसंख्या नियंत्रण कैसे कम करेंगे, कौन कौन सी क्रिया विधि होता है, जनसंख्या अधिक रहने के कारण हमारे देश पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, यह हम पूरी तरह से फाइनल कर चुके थे। आज जो हम लोग बात करेंगे आगे की टॉपिक को लेकर चलेंगे कि हम लोग देखिएगा कि जनसंख्या को कम करने के लिए कौन कौन सा उपाय करेंगे, जनसंख्या करने के लिए कौन कौन सा हमारा गर्भ निरोधक गोलियां हैं, कौन कौन सा उपाय है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और जल्दी से पहले अपने दोस्तों के साथ जितने भी है लिंक की जगह है ना, जल्दी से क्या करिए, शेयर कीजिए, ताकि यहाँ से जितने भी टॉपिक हो पता चल जाए, किसी तरह से कोई है ना मिस्टेक ना हो। हम पिछली की क्लास में भी बता दिए थे कि यहाँ से जो भी बच्ची जो है अगर मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से उनके लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है, यहाँ से बहुत उनको हेल्प मिलने वाला है। तो इसलिए वीडियो पर हम आराम से बने रहिएगा। और मैं जल्दी ही आपका क्या है मेडिकल का आपको क्लास लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपको छोटे छोटे जो मेडिसिन का दावा है वो मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, और उसमें कौन सा मेडिसिन कब लिया जाता है, कब खाया जाता है, कब नहीं खाया जाता है, कौन सा है ना बीमारी में कौन सा हम लोग मेडिसिन लेंगे। तो हम लोग एक टॉपिक लाएंगे ही, ठीक है। एक उसका प्लेलिस्ट पर एक अलग ही रहेगा, उसमें सिर्फ मेडिकल ही होगा। आइएगा वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। क्लास 12th का बायोलॉजी का 4th चैप्टर हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन। चलिए, जिसके हम पीछे की क्लास में बहुत सारे बात कर लिए थे, जिसमें लास्ट मेरा टॉपिक था गर्भ निरोधक क्या है। गर्भ निरोधक क्या है, आइए ध्यान से सुनते हैं। गर्भ निरोधक जो है एक उत्तम गर्भ निरोधक में जो होते हैं बहुत सारे निम्नलिखित क्रियाएं होते हैं। जैसे यह जो होता है गर्भ निरोधक एक मुख्य रूप से कारगर होनी चाहिए, और इसका उपयोग जो होता है सरल दम सटीक होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, और ये आसानी से क्या होता है उपलब्ध हो जानी चाहिए। ये गर्भ निरोधक था। आप देखेंगे कि गर्भ निरोधक में कौन कौन सा उपाय करेंगे, है ना, गर्भ निरोधक में कौन कौन सा क्रियाएं होता है, गर्भ निरोधक के कितने प्रकार होते हैं, गर्भ निरोधक के कौन कौन सा गुण होते हैं। तो हम वीडियो पर बने रहिएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं गर्भ निरोधक के प्रकार। यहां से टॉपिक को याद रखिएगा। पहला टॉपिक क्या हम लोग बात करेंगे, गर्भ निरोधक के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, गर्भ निरोधक के प्रकार। गर्भ निरोधक का प्रकार क्या क्या है देखिएगा। गर्भ निरोधक के प्रकार कौन कौन सी प्रकृति हो है ना। तो सबसे पहले अगर वर्तमान समय में अगर हम लोग कहा जाए कि वर्तमान में बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक के जो है निम्न श्रेणियों बहुत अलग अलग रूपों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला की अगर हम लोग बात करते हैं, इसका पहला में हम लोग बात करें, जिसमें सबसे पहला जो गर्भ निरोधक के जो प्रकार जो होगा, ये सबसे पहला जो होता है प्राकृतिक। पहला जो हो गया प्राकृतिक वृद्धि हो गया। दम आराम से दम वीडियो पर दम बिल्कुल तरह से बने रहना है। पहला में हो गया प्राकृतिक। दूसरा में अगर हम लोग बात करेंगे रोध रोधक सबको मैं एक एक करके पूरी तरह से है ना, पूरी तरह से वर्णन करूंगा, एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा, इसलिए हम वीडियो पर हम आराम से बने रहिएगा। तीसरा में है अंतः गर्भाशय। अंतः गर्भाशय युक्तियां।
क्या हो गया, अंतःगर्भाशय युक्तियां, जिसको अगर हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे तो इसको बोलता है आई, ध्यान दीजिएगा, इसको शॉर्ट में पूछता है, इसको बोलते हैं IUD, IUD। उसके बाद और भी होता है, इसका ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मेडिसिन है, गोलियां भी इसका है, चलिए गोलियां भी इसका है, और भी है, शैल क्रिया द्वारा भी किया जा सकता है, क्या है, ध्यान दीजिएगा, शैल क्रिया, ठीक है, ये शैल क्रिया के द्वारा भी है ना, शैल क्रिया विधि, या इसी का एक और नाम है जिसका नाम है बंध्याकरण। क्या नाम है इसका, बंध्याकरण। इसी का नाम क्या है, बंध्याकरण है, इसी का नाम क्या है, बंध्याकरण जो होता है। और बंध्याकरण जो होता है, देखिएगा कैसे किस प्रकार से बंध्याकरण किया जाता है, हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करके हम पूरी तरह से डिटेल्स बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से जो क्रिया विधि होता है, एक प्रकार की कोई गर्भ निरोधक के प्रकार है कि गर्भ को रोकने के लिए कौन कौन सा उपाय करते हैं, तो गर्भ निरोधक के जो प्रकार यही होता है। तो सबसे पहला जो होता है, प्राकृतिक विधि द्वारा गर्भ निरोधक को काम किया जा सकता है, और वो कैसे काम करेंगे हम लोग बात करेंगे। दूसरा हो गया रोध निरोधक, हो गया अंतःगर्भाशय युक्तियां होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं IDU, है ना, IUD। उसके बाद गोलियां, बहुत सारे मेडिसिन हो जाता है। उसके बाद शैल क्रिया बंध्याकरण ऑपरेशन होता है। तो ये सब क्या है, गर्भ को रोकने का क्या है, एक एक करके क्या है, उपाय है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि प्राकृतिक की बात करते हैं, पहला में हम लोग क्या देखेंगे, प्राकृतिक। आप प्राकृतिक में देखेंगे कि किस किस प्रकार से होता है, ध्यान से समझिएगा कि प्राकृतिक में देखेंगे कौन कौन सा क्रियाएं कब होता है, क्यों होता है। चलिए देखिएगा, पहला में हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, प्राकृतिक के बारे में। तो प्राकृतिक का इसका क्या होता है, तो देखिएगा पहले अगर हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक का, पहला में हम लोग बात करते हैं एक एक करके। पहला में हमारा है प्राकृतिक का, प्राकृतिक विधियां। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला में है प्राकृतिक विधियां। देखिएगा पहला में जो है प्राकृतिक विधि का, हम एक एक करके सभी विधियां के बारे में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पहला विधि में जो प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, इसमें प्राकृतिक के रूप में, तो यह जो क्रिया जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, पहला का हम बता रहे हैं प्राकृतिक विधि में क्या क्या होनी चाहिए। यह प्रक्रिया जो होता है, पहला नंबर में कहेंगे कि यह प्रक्रिया, फर्स्ट नंबर इसका, यह प्रक्रिया जो होता है अंडे यानी अंडाणु तथा शुक्राणु को मिलने से रोकने के लिए एक सिद्धांत के कार्य करते हैं, जिसमें निषेचन को क्रिया को रोक दिया जाता है। जिसके कारण कहने का अर्थ हो रहा है कि अंडाणु और शुक्राणु को मिलन करने के लिए, उसको क्या करता, अलग करने के लिए निषेचन का क्रिया को क्या कर देना चाहिए, रोक देनी चाहिए। ये निम्न तरीका है। पहला नंबर में याद रखिएगा कि अंडाणु और शुक्राणु को मिलन से रोकने के लिए पुरुष को और स्त्री को निषेचन करने की क्रिया को क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। यह प्राकृतिक हो गया। दूसरा में क्या होता है कि अगर कोई क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि निषेचन करना नहीं रोकते हैं, निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन करते समय एक पुरुष को याद रखना चाहिए, पुरुष को याद रखना चाहिए कि क्या हो कि वो बाहरी संकलन विधि करें। बाहरी संकलन विधि का मतलब क्या हुआ कि इस प्रक्रिया के द्वारा जो होता है, इस प्रक्रिया के द्वारा होता है मैथुन के द्वारा, पुरुष जो होता है हंत के लेस के द्वारा, मैथुन के द्वारा पुरुष जो होता है वीर्य को संकलन से पहले ही, यानी योनि में उत्सर्जन होने से पहले ही, स्त्री के अंतभाग में उत्सर्जन होने से पहले ही वो शीशन को मादा के शरीर से बाहर निकालकर क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। देखिएगा ये दूसरा नियम है कि जब निषेचन पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में कि जब पुरुष के शरीर से शुक्राणु उत्सर्जन होने की क्रिया पर हो,
तो अंतःभाग में स्त्री के अंतःभाग योनि में उत्सर्जन न करके वो बाहर की ओर क्या करते हैं, तो संकलन कर देते हैं, ताकि जो शुक्राणु जो है वो बाहर उत्सर्जन हो जाए, ताकि वो बाहर निकल जाए। इसलिए जब ऐसा हो जाएगा तो स्त्री जो है गर्भधारण नहीं कर पाएंगे। ये भी प्राकृतिक विधि है। दूसरा में तो विधि है तो निषेचन करना ही नहीं चाहिए। और दूसरा में अगर हम लोग बात करेंगे कि निषेचन कर भी रहे हैं तो पुरुष ये बात को हमेशा याद रखें। अगर हम लोग तीसरे की बात करें कि ये क्रिया और भी क्या होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्रिया और भी कार्यगर है। इसमें अवधि का समय होना चाहिए। तीसरा नंबर में याद रखिएगा, सब पॉइंट को याद रखना है। तीसरे नंबर में याद रखना चाहिए कि इसमें जो दंपति जो है यानी स्त्री जो होते हैं, जब स्त्री के मासिक चक्र की क्रिया होते हैं तो याद रखना, मासिक चक्र की क्रिया के बाद 10वें से 17वें दिन के बीच मैथुन निषेचन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? 10 से लेकर, ये पहला दूसरा हो गया। तीसरा नंबर में याद रखिएगा कि जब मासिक चक्र के बाद यानी कब 10वें दिन से लेकर जो होना चाहिए 17वें दिन तक यानी निषेचन का क्रिया नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जो समय जो होता है 10 से लेकर 17वें दिन का जो समय जो होता है गर्भ धारण करने का बहुत अच्छे अवसर माना जाता है। नंबर की बात करने हम लोग चौथा में लिखना है स्तनपान। कौन सा हो गया? स्तनपान अवस्था। चलिए, स्तनपान अवस्था में क्या होता है? पहला में हम लोग देख लिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं करना चाहिए। दूसरा में हम लोग देख लिए है ना कि अगर निषेचन भी करना चाहिए तो क्या हो, शुक्राणु को बाहर उत्सर्जन कर देना चाहिए। तीसरा में क्या देखें कि मासिक चक्र के 10वें और 17वें दिन कभी फर्टिलाइजेशन नहीं करना चाहिए। उसके बाद चौथा में हम लोग देखें स्तनपान अवस्था चक्र। स्तनपान अवस्था चक्र लगा देंगे, बेस्ट हो जाएगा। क्या लगा देना है? चक्र लगा देना है। क्या लगा देना है? चक्र लगा देना। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है कि स्तनपान में महिला अक्सर हमेशा याद रखे कि प्रसव के पश्चात जब एक संतान को जन्म देते हैं, प्रसव के पश्चात माँ जब तक शिशु को स्तनपान कराती है, जब तक अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तब तक वह ऋतु चक्र या अंडो उत्सर्ग प्रारंभ नहीं होता। अंडो उत्सर्ग प्रारंभ नहीं होता है। अंडो उत्सर्ग का मतलब समझते हो ना? अंडो उत्सर्ग का मतलब होता है कि जब अंडाशय से अंडाणु का होता उत्सर्जन होता है और वो फैलोपियन नली में जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं अंडो उत्सर्ग, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो एक क्रिया नहीं होता है ना। यह विधि लगभग जो होता है 6 माह तक कार्यगार माना जाता है प्रसव के पश्चात। यानी कहने का इसका साफ तौर में आप ये याद रखिएगा कि इसका मतलब हो गया कि जब एक स्त्री संतान को जन्म देते हैं तो 6 महीना के अंतराल में पुनः गर्भधारण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब तक कम से कम 6 माह तक वो स्त्री के अंडाशय से जो ओव्यूलेशन की क्रिया, अंडो उत्सर्ग की क्रिया नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा स्त्री को ये बात को हमेशा याद रखना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि वो स्तनपान कराते हैं तो बच्चे के लिए जो होता है दूध जो होता है वो अमृत के समान होता है। तो कम से कम एक माँ को अपने बच्चे को कम से कम 6 माह तक कंटिन्यू अपना स्तनपान कराना चाहिए। ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण विधि है, याद रखिएगा। चलिए, तो जितना भी जो हम लोग अभी पढ़े ये सब क्या पढ़े थे? यानी पहला हम लोग कंटिन्यू देख लिए, पहला में हम लोग को क्लियर कर दिए ये सभी क्या है, प्राकृतिक है। पहला में हम बता दिए, फिर से थोड़ा सा बता दे। पहला में हम बताए
पहला में बताया कि दोनों को निषेचन, स्त्री और पुरुष के निषेचन नहीं करना चाहिए, प्राकृतिक विधि है। दूसरा में है कि अगर निषेचन करते भी है तो शुक्राणु को बाहर उत्सर्जन कर देना चाहिए। दूसरा में बताया। तीसरा में बताया कि जब मासिक चक्र के दौरान स्त्रियों जब 10वें से 17वें दिन निषेचन की क्रिया नहीं करना चाहिए, इसके और इसके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय गर्भधारण का सबसे अच्छे अवधि होती है। उसके बाद बताया कि अवस्था यानी स्तनपान अवस्था, इसमें क्या होता है, स्तन अवस्था में क्या होता है कि जब स्त्री जब संतान को जन्म देते हैं, प्रसव के दौरान संतान को जन्म देते हैं, तो 6 माह के अंदर में पुनः फिर से गर्भधारण नहीं करना चाहिए, है ना जी। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि 6 माह तक जो होता है ओव्यूलेशन की क्रिया, अंडो उत्सर्ग की क्रिया नहीं होते हैं। और वही जो होते हैं दूध जो होता है, स्तनपान जो होता है, 6 माह का जो दूध होता है, पहला बार जो गाढ़ा पीला जो दूध होता है वो बच्चों के अमृत के समान होता है। इसलिए बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, यही प्राकृतिक प्रथा। अब उसके बाद हम लोग करेंगे दूसरा विधि का। दूसरा विधि का नाम जो है, ध्यान देना है, दूसरा विधि का नाम है रोधरोधक। दूसरा विधि का नाम है रोधरोधक। चलिए, दूसरा विधि का नाम क्या है, ध्यान देना, रोधक। दूसरा विधि का नाम है रोधरोधक। रोधरोधक में हम लोग क्या देखेंगे, इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी भौतिक का है ना, किसी पदार्थ का उपयोग करते हैं, जैसे रुकावट करते हैं, इसी का नाम है, देखिएगा, रोध मतलब रोकने वाला, रुकाव करने वाला। तो इस विधि में हम लोग भौतिक अवरोध का प्रयोग करते हैं, जिसमें नर और मादा, स्त्री और पुरुष युग्मकों को मिलने से रोक दिया जाता है। यानी ये जो होता है भौतिक गुण के कारण होता है, भौतिक रूप में करते हैं। जो स्त्री और पुरुष जो होते हैं वो शुक्राणु को रोकने के लिए एक अलग प्रकार के अपना विधियां करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ भौतिक रूप बनाते हैं, जैसे में कंडोम हो जाए, जैसे हो गया कि इस निषेचन करते समय जो होते हैं पुरुष अपने लिंग पर, शीशन पर, पेनिस पर अंतःग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, उसके बाद जाकर निषेचन का क्रिया करते हैं। और स्त्री भी क्या करते हैं, स्त्री कंडोम में आते हैं, तो निषेचन करते समय स्त्री जो होते हैं उस कंडोम के अपने योनि के अंतः भाग में ग्रहण करके फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रोधरोधक। यानी रोधरोधक का परिभाषा आप याद रखिएगा कि इस विधि में किसी भौतिक अवरोध का प्रयोग करके, भौतिक अवरोध का प्रयोग करके नर और मादा के युग्मक को मिलने से क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। मिलने से क्या करता है, रोकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोधरोधक कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखिएगा, दूसरा भी हमारा क्लियर हो गया। तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तीसरा में हमारा हो गया, पहला हमारा क्लियर हो गया, दूसरा हमारा क्या है ना, तीसरा में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अंतःगर्भाशय युक्तियां, IUD हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, तो हम एक एक करके मैं सभी टॉपिक को आपको बताऊंगा, इसलिए एकदम वीडियो को बिना स्किप एकदम आराम से देखना है। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो याद रखिएगा, तब जाकर क्या होगा, एक भी वीडियो को मिस यूज नहीं करना है, ठीक है, ताकि आपको जितने भी टॉपिक, देखिए जितना भी मैं टॉपिक यहाँ से बता रहा हूँ सभी मेडिकली के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12th क्लास के लिए तो है ही, साथ साथ मेडिकल के लिए भी बहुत बहुत लाभ है ना, लाभ पहुंचाने वाला है। इसलिए ना इस वीडियो पर इस वीडियो को ना आराम से देखिए, जिसमें किसी तरह का कोई दिक्कत समस्या ना हो, है ना। 1 घंटा आधा घंटा का आपका जो लेक्चर होगा वो आपके लिए लैब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, अब हम लोग पढ़े अंतःगर्भाशय युक्तियां। अंतःगर्भाशय युक्तियां IUD का अर्थ क्या होता है, देखिएगा। अंतःगर्भाशय युक्तियां को जो होता है गर्भाशय में जोड़ा जाता है। अंतःगर्भाशय युक्तियां को जो होता है गर्भाशय में जोड़ा जाता है, जो किसी प्रशिक्षित डॉक्टर यानी शल्य क्रिया के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा ये लगाया जाता है। ये डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, देखिए अभी हम जस्ट बता रहे हैं कि मेडिकल का है, ध्यान से समझना है।
इसमें क्या हो जाता है कि गर्भाशय में ये जो युक्तियां जो होता है आईयूडी जो होता है, एक प्रकार की युक्तियां जो होता है वो गर्भाशय में लगाया जाता है, स्त्री के गर्भाशय में लगाया जाता है। और स्त्री के गर्भाशय में कहां लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा लगाया जाता है, तो शल्य क्रिया यानी डॉक्टर के द्वारा लगाया जाता है। इसकी प्रकार भी होता है, इसकी कई प्रकार होता है, कई रूप होता है। जैसे सभी रूपों को मैं एक एक करके अगर बताऊं तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करता है तो देखिएगा औषधि रहित गर्भाशय युक्तियां होता है। कुछ कुछ क्या होता है, केमिकल औषधियां रहित अंतर्गर्भाशय का होता है, कुछ युक्तियां होता है जो उसके गर्भाशय में डाल दिया जाता है, गर्भाशय में लगा दिया जाता है। कुछ तांबा मोचक IUN युक्तियां होता है। देखिएगा पूछता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, ध्यान देना। IUN क्या है, IUN क्या है, तो कहेंगे कि IUN जो होता है एक तांबा मोचक युक्तियां है, एक तांबा मोचक युक्तियां है जो डॉक्टर के द्वारा स्त्री के गर्भाशय में लगाया जाता है ताकि स्त्री जो है गर्भ धारण नहीं कर पाए। समझ में आया? चलिए, उसके बाद भी और भी है हार्मोन मोचक। हार्मोन मोचक विभिन्न प्रकार के हार्मोन के कारण भी स्त्रियां को गर्भ धारण से रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। देखिएगा ये भी हमारा खत्म हो गया, IUD भी खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, गोलियां के बारे में। गोलियां क्या है, गर्भ निरोधक गोलियां क्या है। देखिएगा यह गर्भ निरोधक गोलियां जो होता है एक विशेष प्रकार की क्या होती है, दवा होता है। एक विशेष प्रकार की क्या होती है, दवा होती है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जिसमें कौन सी गुण पाया जाता है ना, जिसमें जन पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा में क्या पाया जाता है, पहला में प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। और इसके संगठन से ध्यान दीजिएगा, गर्भ निरोधक में कि एक विशेष प्रकार की क्या होती है, गोलियां होती है जिसमें है ना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता का संगठन होता है। और यह जो होता है गोलियां जो होते हैं मादा के 21 दिन तक लगातार दिया जाता है। कितने दिन तक दिया जाता है, 21 दिन तक लगातार दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ाएंगे आगे माला डी के बारे में, कॉपर डी के बारे में, सहेली के बारे में, दावा के बारे में बताएंगे अभी आप लोग को। लेकिन पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में। तो यह जो होता है इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो कंटिन्यू जो होता है स्त्रियों को जो होता है 21 दिन तक दिया जाता है, लगातार दी जाती है। और बाकी जो होता है यानी मासिक चक्र के जो समय जो होता है, मासिक चक्र की जो समय जो होता है वो कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है, जिसमें 21 दिन ये गोलियां कंटिन्यू खिलाया जाता है। बाकी है ना 21, बाकी 28 दिन का था तो 7 जो गोलियां होता है वो अलग प्रकार के होता है। मैं बताऊंगा, जरा सा बताऊं, क्योंकि ये गोलियां कंटिन्यू 21 दिन तक चलता है। जैसे ही 21 दिन खत्म होता है तो 21 दिन जो गोलियां जो चलता है वो क्या करता है, निषेचन का क्रिया को रोकता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु को मिलन की क्रिया को रोक देता है 21 दिन तक। यानी स्त्री और पुरुष जितने दिन 21 दिन तक फर्टिलाइजेशन किए वो सभी को रोकने का काम ये किया। लेकिन अब 7 दिन जो हुआ तो 21 दिन के अंदर में जितने बार निषेचन हुआ था, जब सब शुक्राणु और अंडाणु एक जगह पर का था, डेड सेल बनकर स्थित था, अब उसको क्या करेगा, 7 अगर गोलियां यूज करते हैं प्रतिदिन 21 दिन के बाद, तो हम लोग क्या होता है इसको सबको एक जगह एब्जॉर्ब करके और 28वें दिन का करता है, इसको मासिक चक्र के दौरान शरीर से बाहर निकालने के काम करता है। इसी को बोलते हैं गर्भ निरोधक गोलियां। जैसे में हम लोग पढ़ेंगे माला डी के बारे में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बताएंगे आप लोग को। इसमें पढ़ेंगे हम लोग किसका, माला डी पढ़ेंगे, माला डी पढ़ेंगे। उसके बाद और पढ़ेंगे जिसका नाम हम लोग पढ़ेंगे सहेली पढ़ेंगे।
है ना, क्या पढ़ेंगे, सहेली पढ़ेंगे। तो ये सभी एक प्रकार के क्या है, गर्भ निरोधक गोलियां हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा आपका ये भी गोलियां भी खत्म हो गया, ये आपका क्या हो गया, गोलियां भी खत्म हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिएगा एक और मेरा बच्चा है जिसका नाम है शैल क्रिया। जिसका नाम क्या है, शैल क्रिया। ध्यान दीजिएगा, शैल क्रिया यानी बंध्याकरण ऑपरेशन। इस विधि में शैल क्रिया उन लोगों को कराई जाती है जो विशेष, यह विधि उनको कराया जाता है जो भविष्य में कभी संतान को जन्म नहीं देना चाहते हैं। ये सबसे लास्ट विधि है, सबसे लास्ट विधि है। ये विधि जो है, इस विधि को उन लोगों पर इस्तेमाल होता है, उस लोगों को किया जाता है कि जो भविष्य में कभी भी संतान को इच्छा ना हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंध्याकरण भी कहते हैं, या इसी को हम लोग शैल क्रिया विधि भी कहते हैं। इस विधि में परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। यह जो विधि जो है परिवार नियोजन की अस्थायी विधि इसलिए कहा जाता है कि यह क्रिया जब एक बार हो जाने के बाद दोबारा नहीं होगा। एक बार हो जाने के बाद दोबारा ये क्रिया नहीं होगा, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बंध्याकरण भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इस क्रिया विधि में क्या होता है कि पुरुष के शुक्र वाहिका और स्त्री के फैलोपियन नली को काट कर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं शैल क्रिया विधि या बंध्याकरण विधि कहते हैं। तो टोटल हमारा क्या हो गया, ये समाप्त हुआ, जिसका नाम था गर्भ निरोधक के प्रकार। गर्भ निरोधक के प्रकार में प्राकृतिक विधि, रोध रोधक बता दिए, अंता हो गया, गोलियां हो गया, शैल क्रिया हो गया। ये मैं पूरी तरह से डिटेल्स खत्म किया, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट में क्लास में बताऊंगा कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को क्या होता है। इसमें हम लोग बताएंगे एमटीपी के बारे में, शीघ्र चिकित्सा समापन, जिसको भ्रूण हत्या के नाम से जानेंगे। चलिए तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, इसी चैनल पे मिलते हैं। जब तक हमारी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।